नमस्कार। अर्थ डे आज है। एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां पर पेड़ों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, पुरानी परंपरा। और क्या शानदार परंपरा रही। यही तो इस देश की खूबसूरती है। हमने पेड़ पौधों प्रकृति में देवी देवताओं को देखा, लेकिन क्या आज देखते हैं? हाँ, कई बार आप देखते हैं कि औपचारिकतावश हम आज भी उसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को लेकर, नदियों को लेकर, अपनी प्रकृति को लेकर हम सचमुच कितने चिंतित हैं या कितना जानते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आज इस खास पेशकश में इसके बारे में और बातचीत होगी। बहुत ही शानदार मेहमान मेरे साथ होंगे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने सुंदर पृथ्वी ग्रह को सहेजना और संवारना है, बचाना भी है। आजकल तो ये ज़्यादा चल रहा है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है पेड़ यानी वृक्ष या ट्री। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया एक तरह से पेड़ों के बल पर टिकी हुई है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं पेड़ों का हो रहा है। ऐसे में पेड़ लगाना हम सबका कर्तव्य है और इस कर्तव्य को अपने जीवन का मिशन बनाने वाले हैं विष्णु लांबा जी। इन्होंने इतने ज़्यादा पेड़ लगाए, 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ एक व्यक्ति ने लगाए हों तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से समर्पित कर दी। ये एक तरह का ऐसा संन्यास है, एक तरीके से पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देने का ऐसा प्रयास है जो कहीं और देखने सुनने को आपको नहीं मिलेगा। बड़ी कम कहानियां मिलेंगी। इसीलिए इन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज हम ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा जी से खास बातचीत करेंगे और चर्चा की शुरुआत में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आज अर्थ डे के दिन हम अपनी जिम्मेदारियों पर विचार कर पाएं। तो आइए मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा जी का, जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं मेरे साथ आज खास मेहमान के तौर पर प्रोफेसर रचना मौजूद हैं, जानी मानी वैज्ञानिक हैं। साथ ही साथ ये देखिए, विज्ञान और प्रकृति को सहेजने के जो हमारे प्रयास हैं उसका एक आपको ज़बरदस्त मेल देखने को मिलेगा इस चर्चा के दौरान भी। तो हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के टोंक जिले में जन्मे विष्णु लांबा ने पर्यावरण संरक्षण और पौधे लगाने को अपने जीवन का मिशन बना लिया है। श्री कल्पतरु संस्थान के संस्थापक विष्णु लांबा 30 सालों से पर्यावरण को बचाने के काम में तन मन धन से जुटे हुए हैं। विष्णु लांबा के इस मिशन को देश भर के पर्यावरण प्रेमियों की सराहना मिली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तो विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा अब तक 69 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। इनका संकल्प है कि 2047 तक ये 5 करोड़ पेड़ लगा डालेंगे। अपने अथक प्रयासों के कारण विष्णु लांबा ने कई हरे भरे वन विकसित कर दिए हैं और पर्यावरण संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। पेड़ लगाने के अपने जुनून के कारण ये कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अपने गृह राज्य राजस्थान में तो इन्होंने इतना योगदान किया कि ये राजस्थान रत्न से विभूषित किए जा चुके हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया पर्यावरण संरक्षण के कई अभियानों से जुड़े हैं। ये प्लांट अ ट्री अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा ये सेव द अर्थ अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। 3 जून 1987 को राजस्थान के टोंक में जन्मे विष्णु लांबा को पर्यावरण और संस्कृति बचाने के संस्कार अपने माता पिता से मिले हैं। पर्यावरण संरक्षण के अलावा विष्णु लांबा हर तरह के परोपकारी कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मेरी और ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा जी की अनौपचारिक बातचीत भी चल रही थी। उन्होंने कहा बहुत बातें की जाती हैं एनवायरनमेंट के लिए, आप भी बात करेंगे आधे घंटे। और ये बात सही है, हम कभी पॉलिटिकल बात करते हैं, कभी एनवायरनमेंट की, कभी किसी दिन कोई बात। लेकिन कोई आदमी अपना पूरा जीवन लगा दे, शादी ब्याह ना करे, परिवार ना बनाए, प्रकृति को ही पूरी तरह से समर्पित कर दे अपने आप को, तो उसका जीवन कैसा होगा। ये एक पैशन है। ये संभव नहीं होता किसी के लिए कि वो बस प्रकृति को बचाने के लिए निकल जाए। इसीलिए जितनी तारीफ की जाए विष्णु लांबा जी की कम है। तो सबसे पहले विष्णु जी मुझे ये बताएं, जैसा मैंने कहा कि एक पैशन होता है,
ये ऐसा नहीं है कि आपको बस चिंता हुई कि कुदरत को बचाना, प्रकृति को बचाना है और आपने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। तो क्या आपके अंदर एक कोई इंस्टिंक्ट था कि नहीं मुझे पेड़ लगाना है, और बचपन से ही पेड़ लगाने का शौक भी था जो बाद में धीरे धीरे इस महत्वपूर्ण कार्य में तब्दील हुआ? सबसे पहले तो आपके मंच के माध्यम से आपको, आपके पूरे इस चैनल परिवार को और देश और दुनिया को जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, जो इसका हिस्सा हैं, उन सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि मेरी पूजनीय माता जी के संस्कारों के कारण मुझे प्रकृति संरक्षण के संस्कार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और पिताजी के संस्कारों के कारण मुझे संस्कृति संरक्षण से जुड़ने का संस्कार प्राप्त हुआ। पिताजी मंदिर में चारोजनाथ के पुजारी के रूप में वहाँ सेवाएं दे रहे थे, और माताजी घर में पौधे लगाती थी। तो उनके साथ 7 साल की आयु में, जैसा मैं बताता रहा हूँ हमेशा चैनलों पर जी, पहला पौधा उनके सानिध्य में, उनके पावन चरणों में बैठ के लगाने का अवसर मिला, और उसी की कृपा रही कि कहीं न कहीं भगवती का आशीर्वाद मिलता गया। कई सारे संघर्ष और कई सारी चीज़ें, अच्छे बुरे अनुभव सब प्रकार के होते गए। ज़माना जुड़ता चला गया, पता भी नहीं चला कि गांव की गलियों में जहां एक पौधा चुराने वाला गांव में जिस तरह का एक सामान्य बालक रहता है, वो और भी जगहों पर उसे अवसर मिलेगा। आपके स्टेट में मुझे मजदूरी करने का मौका मिला, तो मैं इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ठाकुर जी निश्चित रूप से कहीं न कहीं साथ है। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। प्रोफेसर रचना, आज आपने सुना भी होगा, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत मंथन हुआ होगा, तो मुझे ये बताएं आप कि आज जो प्रयास हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब आप विष्णु लांबा जी जैसे लोगों के प्रयासों को देखते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि एक तरफ वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरीज में प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये ज़मीनी प्रयास, इनका बैलेंस कैसे देखती हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पे मैं आज टीम ऑफ इंडिया के साथ में बैठी हुई हूँ, मेरा ये सौभाग्य है। और फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे सब कहीं बचपन से कहीं ऐसा लगता चला आया था कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, कोई भी धर्म हो, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये सोचती आई बचपन से क्यों करते हैं। आज पता चलता है साइंस के थ्रू कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो पीपल ही देता है। खाली ऑक्सीजन ही नहीं, जो एक पीपल का ट्री होता है वो हज़ारों स्पीशीज़ का, जातियों का जो है एक वास स्थान होता है। एक कीड़े से लेकर, एक फंगस से लेकर, एक बैक्टीरिया से लेकर, एक चिड़िया से लेकर, बहुत सारे मैमल्स से लेकर, सब लोग उस पर आश्रित होते हैं। तो मुझे हमेशा से अब ये लगने लगा है कि साइंस और हमारा जो संस्कार है, भारत का संस्कार खास तौर से मैं कहूँगी, ये बहुत जुड़े हुए हैं। तो जो पहल लोग ज़मीनी स्थान पर कर रहे हैं और हम लोग जो पहल अपने प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं, उनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। प्रयोगशाला की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है हमारे रोगों को ठीक करने के लिए, लेकिन जब उनका हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको पूरा जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है। यही कारण है कि हमारे पर्यावरण में कुछ पेड़ों की, कुछ ट्रियों की जो है वो कमी होती चली जा रही है। तो उस प्रयास को, मतलब हमें मेडिसिन तो चाहिए, वो तो हमें लानी ही पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लैब में उनको प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू उगा सकते हैं और अपने जो मेडिसिनल कंपाउंड है उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक सामंजस्य की बहुत ज़रूरत है ज़मीनी लेवल पर और प्रयोगशालाओं के लेवल पर। ये बड़ा आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, मैं इसको थोड़ा समझूंगा, क्योंकि वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में हम कंज्यूम कर रहे हैं उस वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना, और प्रोडक्शन में हम किस लेवल तक पहुंच पाए हैं कि हम पेड़ों को बचा पाएं, उनको उखाड़ना ना पड़े, की स्थिति को भी समझें। लेकिन विष्णु लांबा जी, आप जब पेड़ों को लगाते हैं तो क्या जहां पर जगह खाली हो गई है, पेड़ काट लिए गए हैं, उसको कंपनसेट करते हैं, उस जगह को भरते हैं, कोई नई जगह को चिन्हित करते हैं? राजस्थान जैसी जगह जिसके बारे में आमतौर पर लोगों का सोचना होगा कि यहाँ तो पेड़ संभव ही नहीं है, क्या ऐसा कुछ था और बाद में आपने उस जगह को बदल दिया पूरी तरह से? ऐसी तो बहुत जगह हैं जहाँ पर लोगों को लगता था कि यहाँ पर जंगल बन ही नहीं सकता है, यहाँ पर कंक्रीट है, यहाँ पर कई सारी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर लगाना यह भी आदत का हिस्सा हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी या कोई भी कहता हो, माननीय राष्ट्रपति महोदया कोई भी कहता हो कि यहाँ पेड़ नहीं लगेंगे, ये बंजर है, बेकार है, मैं वचन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे जिम्मेदारी दी जाए कि भाई यहां पर आप संभालिए, मैं उसको 3 साल में पूरा हरा भरा करके दिखाऊंगा। ऐसा मैंने कई जगह क्या किया है। टेक्निक क्या है आपकी, क्या मतलब टेक्निक इधर से मत कीजिए, पर्यावरण का काम इधर से कीजिए, बस इतनी से काम करना है। इधर से करते हो तो प्रॉब्लम होती है। आप योजनाएं बनाते हो, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के अंग्रेजी में कोट टाइप पहन करके ज्ञान बांट देते हो, उससे पार नहीं पड़ती ना। तकनीकी ज्ञान का अपना अनुभव हो सकता है, लेकिन जमीन स्तर का अपना अनुभव है।
राजस्थान की वो मिट्टी जहां अमृता देवी बिश्नोई जैसे 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, पेट नहीं कटने दिए, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप, कैसे उसको लोगों को समझाओगे? वो इधर का मसला है, वो हमारे डीएनए में है। वृक्षों में जान होती है। ये हम, अगर भारत ने कुछ नहीं किया है तो भारत ने कई सालों में ये नहीं किया कि अपने पुरातन ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा भारत। ये हमारी कमजोरी रही है। आप मैंने कहा आज दिल्ली के 2 विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय बहन जी साथ में थी, रचना जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि मैं उन विद्यार्थियों के बीच में यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो चीज़ हमें हमारे शास्त्रों ने, मत्स्य पुराण पर्यावरण को समर्पित है, पूरा रामायण, उनमें इतने सारे उदाहरण हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने प्रतिपादित किया कि वृक्षों में जान होती है, वृक्ष महसूस करते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी अपनी भाषा है, तो यूनाइटेड नेशंस के लोगों को समझ में आया। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं भी बंजर भूमि में जंगल लगाना है तो हम आसानी से लगा सकते हैं। महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री और संस्कृति मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब के कुशल नेतृत्व में मुझे वहां पर चंद कदम चलने का मौका मिला। उन्होंने ग्रीन आर्मी जैसी महत्वाकांक्षी लोक कल्याणकारी योजना लेके आए हो महाराष्ट्र राज्य में, मुझे वहां चंद कदम उनके साथ चलने का मौका मिला आपके राज्य से पहले। तो आप ये मान के चलिए कि 58 फॉरेस्ट तो हमने वहां श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से लगाए, कई नेशनल और कई इंटरनेशनल कंपनियों के माध्यम से, बीड़ में, नासिक में, पुणे में, महाराष्ट्र चंद्रपुर में, बल्लारपुर में, मुंबई के आसपास कई जगहों पर हमने लगाए हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसा जहां पर भी नहीं हो रहा हो वहां पर हमें सेवा का अवसर दे। श्री कल्पतरु संस्थान CSR के माध्यम से कई जगह जंगल लगाता है, उनका मेंटेन करता है, उनको बड़ा जंगल बना के आपको देता है, स्थानीय प्रजातियों का उपयोग करता है जंगल लगाने में। क्योंकि भारत की 5000 साल पुरानी जो तकनीक है देवराई, जो रामायण में जिसकी चर्चा है, वो देवराई धीरे धीरे हमने विलुप्त हो रही थी। हमने ग्रीन लंग्स के माध्यम से उसे आगे ले जाने का काम किया, यूनाइटेड नेशंस तक ले जाने का काम किया। स्थानीय प्रजातियों के जो रेयर प्लांट है, विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं, लगभग 100 से अधिक प्रजातियों का चयन करके उनको स्थानीय आबोहवा में, स्थानीय तरीके से, स्थानीय पद्धति से लगाया जाएगा। यकीन मानिए कि बहुत अच्छे जंगल खड़े होंगे, ऑक्सीजन जोन के रूप में खड़े होंगे। आज हमारे जंगल 58 फॉरेस्ट तो अकेले महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में जहां पर भी हमने लगाए हैं, वहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से कितना इस समय वनाच्छादित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप जो जहां भी जंगल बताएंगे श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से, मेरे साथियों के माध्यम से, हम बड़े बड़े जंगल खड़े करके दिखाने का काम करेंगे। प्रोफेसर रचना, आपने शुरुआत में जैसे बताया, मैं भी कह रहा था कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर प्रकृति को ही पूजा जाता है, प्रकृति की उपासना सबसे पहले हुई। आज वही जो पूजा उपासना का एक तरीका था, वो शिक्षाविदों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई, जो ऋषि मुनि एक समय पर किया करते थे। शिक्षाविदों की जब बात होती है तो कोर्सेज की बात आती है, स्टूडेंट्स को आप क्या सिखा रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस को लेकर क्या स्टेप्स वर्तमान समय में उठाए जा रहे हैं, कितने पर्याप्त हैं, क्या प्रयास आप अपने स्तर पर भी कर रही हैं? एक टीचर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी, और शायद ही सब लोगों को पता भी होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंटल साइंस की जो एजुकेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया है कि हर बच्चे को वो पढ़ना ही है। और क्यों नहीं पढ़ना है, मतलब अपना घर है तो अपने घर को जानने का सबका फ़र्ज़ बनता है, सबका हक भी बनता है, तो ज़रूर पढ़ना है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर साल हमारे जैसे टीचर्स जो हैं वो करीब 100 नए बच्चों से जुड़ते हैं और उन 100 बच्चों को उस मैसेज को पास ऑन करते हैं। एंड वो वहाँ पे नहीं रुकता, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो अपने घर जाएंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस मैसेज को वो आगे बढ़ाते हैं। रही बात रिसर्च की, तो एज ए साइंटिस्ट ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे शोध हो रहे हैं, जैसे कि बायोप्लास्टिक कैसे बनाई जाए जो कि डिग्रेडेबल हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाए, कैसे उसको क्लीन किया जाए, जैसे कि अगर हमारे सॉइल में इस समय हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ गई है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो इस तरह से मतलब जैसे आपने कहा कि एकेडमिशियन होने के नाते, रिसर्च साइंटिस्ट होने के नाते हमारा ये योगदान हमारी तरफ से रहता है। जी, अभी जैसा मैं आपसे पिछले सवाल के दौरान पूछ रहा था कि एक वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन या हम जो कुदरत को कंज्यूम कर रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जो प्रयास अब शुरू हुए हैं वो आपको लग रहा है कि सही टाइम के साथ चल रहे हैं, या उनका पेस ठीक है, या आपको लगता है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ और प्रयास किए जा सकते हैं? मेरे हिसाब से पेस थोड़ा अभी कम है। एक मैंने आपको बात बताई थी कि हम लैब में ही उन कंपाउंड्स को आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरी एक और बात है इसी में कि जैसे अगर हमें लगता है कि ये वाला प्लांट ट्री बड़े व्यस्त अवस्था में ही आपको जो है वो आपका प्रोडक्ट दे सकता है, तो लैब लेवल पे हम उनके सैप्लिंग्स तैयार कर सकते हैं जो कि लाखों की संख्या में होंगे टिश्यू कल्चर करके, और फिर उनको हम जैसे ट्रीमैन सर के सहायता से उनको हम प्लांट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है कि हम उनको जो पेड़ विलुप्त हो गए या विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको हम बचा सकते हैं।
विष्णु जी, ये बताइए कि जब पेड़ लगाए जा सकते हैं, कहीं भी उगाए जा सकते हैं, तो ये पेड़ों की जो आप कई जगहों पर कमी या ज़रूरत की बहुत बातें करते हुए लोगों को देखते हैं, इसकी वजह क्या हुई कि काट तो दिए गए, दोबारा लगाए नहीं गए, उनके प्रति जागरूकता नहीं है? क्या कमी आप देखते हैं? क्योंकि सरकार भी चाहती है, आप जैसे लोग भी इसके लिए प्रयासरत हैं, शिक्षाविद अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, कमी कहाँ है? सबसे बड़ी कमी यह है कि कभी विकास के नाम पर, कभी सौंदर्यीकरण के नाम पर, कभी सड़कें चौड़ी करने के नाम पर, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 100-150 आंदोलन तो हमने किए हैं, जहां पर सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ा, संवैधानिक तरीके से बोलना पड़ा, और माननीय न्यायालय ने कई जगह पर हम लोगों का बहुत मनोबल बढ़ाया है, और उनकी माननीय न्यायालय की कृपा के कारण कई जंगल बचा पाए हैं हम। OTS आज जयपुर में आप देखिए, आप तो जानते हैं OTS को, इतने अधिकारी वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। 5000 नीम के पौधे, असंख्य पशु पक्षी वहाँ पर आज जो जिंदा हैं वो संघर्ष के कारण हैं, वो बचाया हमने पूरा। बांडी का बाव क्षेत्र की बात करें, चाहे B2 बाईपास की, नेशनल हाईवे की, बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। अभी लेटेस्ट हैदराबाद से मैं लौटा हूँ, जहाँ पर पूरी दुनिया का ध्यान उस जंगल की ओर अचानक गया है। विकास के नाम पर या किसी भी नाम पर जंगलों को अगर आपको हटाना है, कोई बहुत विशेष परिस्थिति है कि हटाना ही पड़ रहा है, तो वहाँ पर हटाने से पहले आप उसका 5 गुना जंगल तैयार करके, जितना भी माननीय न्यायालय ने निश्चित किया है, वो जंगल तैयार करके आप दिखाइए, उसके बाद उन वृक्षों को हटाइए ना, वहाँ काटिए मत। आप तो डायरेक्ट केवल काटना शुरू कर देते हैं, जबकि मशीनें आ चुकी हैं। भारत पीछे क्यों है? मशीनें आ चुकी है। आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उस मशीन का एक दिन फोटो भी आउट किया कि हम निकाल रहे हैं। तो फिर वो सिर्फ एक फोटो ही एक मशीन तक ही सीमित क्यों है? वो अन्य जगहों पर क्यों नहीं जा रही है जहां पर भी सड़कें चौड़ी हो रही है? क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं? जबकि आपको पता है कि मशीन के माध्यम से पूरा पेड़ निकाला जा सकता है और शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छी तकनीक के माध्यम से अगर किया जाएगा तो 90% 95% ये काम सर्वाइव करता है, लेकिन अगर तकनीक के साथ किया जाए तो। इसलिए मेरा निवेदन है योजना बनाने वालों से भी, सरकारों से भी, जिम्मेदारों से भी, और आपके माध्यम से कि जहाँ पर भी आप एक पेड़ का पत्ता भी कहीं काट रहे हैं तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में चिंता कीजिए, आने वाली पीढ़ियों पर उसका क्या असर पड़ेगा, और जिम्मेदारी के तहत उसके बदले में पहले उतने ही ऑक्सीजन देने वाले, उतनी छाया देने वाले जंगल को तैयार करके फिर उसको हटाया जाना चाहिए। काटने का ये परंपरा जो है ये ठीक नहीं है। जी डॉक्टर रचना, हम ये देखते हैं कि अब हवा में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे वो प्लास्टिक के, हम देखते हैं कि लोगों के शरीर में प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। बड़ा चिंता, खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। आप एक फैक्ट बता रही थी कि कितनी जो थैलियाँ प्लास्टिक की इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो मिल्क पैकिंग के लिए हो, अन्य चीज़ों के लिए, उनका अंबार लगा हुआ है। दिल्ली NCR जैसे शहर को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो ये प्लास्टिक जो है कितना बड़ा खतरा है, और क्या इसको लेकर भी वैज्ञानिक कुछ सोच रहे हैं, और कहाँ तक सोच पाए? मतलब इसको लेकर चिंता तो करते हैं, लेकिन आउटकम क्या है? अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली NCR से ही हज़ारों टन जो प्लास्टिक है, जो दूध की थैली होती है, वो हर दिन गाजीपुर लैंडफिल पे आके गिरती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हज़ारों टन प्लास्टिक हर दिन इकट्ठी हो रही है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारी बॉडी में और हमारे खान पान में प्लास्टिक पाई जा रही है, तो क्यों नहीं पाई जाएगी? हम लोग ये विश्वास करने लगे हैं कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर देंगे, उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो हमारा प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे एनवायरनमेंट की। मेरे हिसाब से अगर प्लास्टिक का हम रीयूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सड़कें बना लेते हैं या हम किसी और चीज़ में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका लगातार घर्षण होता है। घर्षण होता है तो जो प्लास्टिक के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो फिर वो सॉइल में, मिट्टी में, या तो फिर वो पानी में जाके मिल जाते हैं। और ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से फिर वो वनस्पति के थ्रू होकर, हमारी फसलों के थ्रू होकर वो हमारे खाने में मिल गए हैं। बहुत एक चर्चा हुई थी कि हमारे नमक में प्लास्टिक है और ये सब, ये तो एक धांधली है, ये एक धोखा है। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल समुद्र में आप डाल रहे हैं लगातार, तो फिर नमक के साथ में प्रेसिपिटेट आउट तो वो होंगे ना, क्योंकि उनको निकालने की कोई विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिसको हम प्लास्टिक के पार्टिकल्स को नमक से उस लेवल पे हम उसको आइसोलेट कर सकें। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा खतरा है। जहां हमारे शरीर में प्रोटीन होनी चाहिए थी और DNA के मॉलिक्यूल होने चाहिए थे, वहाँ पे प्लास्टिक के कण आके अपनी जगह बना रहे हैं। तो हमारा एक समय पे आके दिमाग कैसे काम करेगा, हमारा ब्लड कैसे काम करेगा, ये मुझे तो बहुत ही डर लगता है ये सब सोचकर। हम एक भारत एक्सप्रेस का बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है कृषि एक्सप्रेस, उसमें जब हमने किसानों से कई
कृषि वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने मिट्टी के जीवन के विषय में बहुत चिंता जाहिर की कि मिट्टी को भी हम खत्म करते जा रहे हैं, कैसे उसमें जीवन होता है, वो जीवन दे सकती है और उसके उसी जीवन को हम समाप्त करते जा रहे हैं। तो विष्णु जी, क्या इस पर आप विचार करते हैं? पेड़ लगाने के पहले कुछ ऐसा किया जाता है कि मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो भी सुधरे, क्योंकि जैसा डॉक्टर रचना ने बताया कि लगातार पॉल्यूशन जो है वो मिट्टी में भी जा रहा है, हवा में है, पानी में है, हर जगह। मिट्टी, हवा, पानी सभी संरक्षित हो, सुरक्षित हो, सभी अपने मौलिक स्वरूप को लौटें, सभी से सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो, उसके लिए हमें हर हाल में किसी न किसी रूप में अपने परंपराओं की और जो हमारा पुरातन ज्ञान है, जो हमारा स्थानीय ज्ञान है, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। हम लोगों ने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए यूरिया डालना शुरू किया कुछ वर्षों पहले। मेरे बचपन में ही शुरू हुआ था ये यूरिया डालना शुरू किया, इतना डाला को वो जहर जो है, उस जहर ने पैदावार बढ़ाना शुरू किया और किसानों को लगा कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और उस लालच में आकर के इसका इतना ज़्यादा प्रचार हो गया कि अब हम जहर खाने लग गए। अब वो बंजर हो गई भूमि, उस जहर ने बंजर कर दी भूमि। अब वापस लोग घरों में गाय पाल रहे हैं, गाय वापस ला करके गाय का गोबर डालना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी उर्वरा क्षमता बढ़ रही है। एक बार डैमेज हुई, बाद में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई और स्थायी रूप से वो मेंटेन रहेगी जिन लोगों ने गो आधारित कृषि अपना ली है। पानी के साथ भी यही है, पेड़ लगाने के साथ भी यही है। अगर पौधा लगाते हैं, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, और अन्य लोग जो इस पर्यावरण के क्षेत्र में थोड़ा रुचि लेते हैं, बात करते हैं या सोचते हैं, उनको भी मेरा आमंत्रण है चैनल के माध्यम से। हम जहां जंगल लगाते हैं वहां पर आप एक बार आकर के देखिए। हम लोगों ने 2 साल पहले जो जंगल हमने लगाया, जहां पर हमने 3 फीट का 4 फीट का पौधा लगाया, वो भी 15 से 20 फीट का है 3 साल में। वो कैसे संभव हुआ? वो जैविक खाद के कारण हुआ, वो गाय के गोबर के कारण हुआ, स्थानीय भेड़ बकरियों के गोबर के कारण हुआ, भैंस के गोबर के कारण हुआ, क्योंकि वहां पर किसी तरह का हमने पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, किसी तरह का हमने कोई यूरिया डीएपी खाद यूज नहीं किया। हमने वहां पर प्रॉपर तरीके से कब गड्ढा होना चाहिए गड्ढा करवाया, प्रॉपर तरीके से पूरे, चाहे 50,000 पेड़ एक जंगल में लगे हों, चाहे 20,000 पड़े होंगे, वो हमारे सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे, देखना कोई चाहेगा तो। वहां पर ड्रिप इरिगेशन का जरूर हमने ख्याल रखा। ड्रिप इरिगेशन के बिना हमने कोई बड़ा जंगल नहीं लगाया, क्योंकि एक एक पौधे को पानी पिलाना बड़ा मुश्किल है, कोई छूट भी सकता है और तरीकों से पिलाते हैं। तो हमने ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया। तभी तो मैंने कहा ना, अभी जैसे बेन जी ने कहा, तकनीक की बात की, और तकनीक का अपना महत्व हो सकता है, तो इनका जो ड्रिप इरिगेशन की तकनीक है वो हमने अपनाई, लेकिन स्थानीय परंपराओं को भी हमने नहीं छोड़ा, स्थानीय तरीकों को भी हमने नहीं छोड़ा। हमने जहां पर मटके, एक एक मटका गाड़ना मुश्किल था 50,000 पेड़ों में, तो हम लोगों ने वहां ड्रिप इरिगेशन लगाया और वहां पर स्थानीय प्रजातियों के पौधों का चयन किया गया। मैं एक्सप्रेस भारत के माध्यम से एक विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा, विशेष निवेदन करना चाहूंगा देश की जनता जनार्दन से, अपने आसपास स्थानीय प्रजातियों के पौधे ला करके लगाइए। कॉर्नोकार्पस आप लगा रहे हैं जो आपके स्थानीय प्रजातियों का ज्यादातर नहीं है, आप गिलसेडिया लगा रहे हैं, आप एलेस्टोनिया लगा रहे हैं, आप ऐसी और भी प्रजातियां लगा रहे हैं जो आपकी स्थानीय प्रजाति का पौधा नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जो जहां का पौधा है वैसे ही पौधे आप लगाइए। यकीन मानिए बहुत जल्द लगेंगे, बहुत जल्द चलेंगे, और आपकी शुद्धता को लेकर, स्वच्छता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, वायुमंडल को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, आने वाली पीढ़ियों को लेकर के, कई प्रकार के अनुभवों के आधार पर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है कि स्थानीय चीज़ों को और हमारे तकनीक को अपना करके हम लोग वृक्षों को जीवित रखने में, मिट्टी को, हवा को और पानी को शुद्ध रखने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर रचना, योगदान ये बड़ा महत्वपूर्ण है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हम सब हैं इस पे खूब बात कर रहे हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब बोलते हैं, अलग अलग स्तर पर हम इस पर चिंता भी जाहिर करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल का क्या प्रयास आपको लगता है कि अपेक्षित होना चाहिए कि हाँ ये कर सकते हो, और आपको किसी की सहायता नहीं मिलेगी, आपको ये करना चाहिए कुदरत बचाने के लिए? मेरे हिसाब से बहुत बड़े लेवल पे काम कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जैसे हमारे ट्रीमैन कर रहे हैं। तो अगर अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर हम बात करें तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ हमको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देने की मेरी आदत है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं एग्जांपल दे के बात करती हूँ। अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे हमारा एक पेन है, आजकल 5 रुपये का एक पेन मिल जाता है, आप रिफिल खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको शायद वो 45 रुपये की मिलेगी, तो इंसान 5 रुपये का पेन खरीद लेता है और उसको इस्तेमाल करता है। तो अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हम अवॉइड कर सकें, हम पानी की बॉटल जो हम प्लास्टिक की पीते हैं, अगर वो पानी हम अवॉइड करें और घर में हम जो है ग्लास भर के पानी पिएं। एक और बात मैंने यहाँ आते ही बोली कि आपने मेरे सामने ग्लास भर के पानी रखा गया, तो मैंने कहा कि क्यों हम छोटा सा ग्लास एक खरीद सकते हैं जिसमें पूरा पानी ना भरना पड़े, इतना पानी जितना मैंने एक घूंट पिया और छोड़ दिया, ये पानी वेस्ट ना हो।
क्योंकि जो पीने का पानी है वो बहुत कीमती है आज की डेट में, बहुत ज़्यादा कीमती है, और इसे में हर संभव हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि हम इसे बचा सकें। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सब काम हम कर सकते हैं। हम लोग कपड़े धोने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्यारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना जो हम लोग चावल दाल धोते हैं उनका पानी हम अपने क्यारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, हम सिंथेटिक कपड़े ना पहने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम प्रयास कर सकते हैं। तो प्रयास पे अब लोग सोच रहे होंगे कि हमने क्या प्रयास किया है, भारत एक्सप्रेस का क्या प्रयास है, ये भी लोगों के जहन में आ रहा होगा। तो सर आपका तो विष्णु जी बड़ा प्रयास है, आप बहुत एक बस सचमुच में जितनी सराहना करूं वो कम है। लेकिन भारत एक्सप्रेस ने भी एक छोटा सा प्रयास किया। हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी ने 5 लाख पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है उसके विषय में किस तरीके से ये एक प्रयास है जो कई और लोगों को प्रेरित करता है, उस पर भी एक नज़र डालिए। आपको लगता है कि इससे प्रेरित होकर और लोगों को भी ये समझ में आया कि ये जो मिशन है इसमें आगे बढ़ना, कितना आप प्रभावित कर पाए अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को या अन्य लोग जिनसे आप मिलते हैं, जैसे आज स्टूडेंट से आप मिले? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे से लोग प्रभावित होकर के कुछ कर पाए। बस मैं पिछले मेरी 37 साल की उम्र हो गई, 38वां मेरा रन कर रहा है। मैं पिछले 29-30 सालों से पर्यावरण के इन दरख्त परिंदों के रास्तों पर चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ चलने की, और लोगों से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखना बाकी है, तो सीखने की कोशिशें जारी है। बस इतना सा ज़रूर कहूँगा कि गांव में जो लोग शिकायतें लेके आते थे मेरे माता पिता के पास मेरे पौधे चोरने की, वो लोग अब इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएगा, कब उससे मिलना होगा, कब उसके साथ पेड़ लगाएंगे। और अरे एक बड़ा अच्छा दिलचस्प पहलू आपके बारे में है, सॉरी मैं आपको रोक के पूछ रहा हूं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है कि आप कोई पेड़ लगाते हैं तो वो लग जाता है, ऐसे आसपास के इलाकों की मान्यता है, इसलिए आपका इंतजार करते कि आप आकर पेड़। ये बिल्कुल सही कहा। मेरे गांव में मान्यताएं हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में कि मेरे गांव में देसी भाषा मेरी बड़ी माँ भी अक्सर बोलती है, हमारी गांव की बुजुर्ग माताएं बोलती हैं कि थारा आंसू तो सो को डांडो भी रोप दो तो हरे रोक हो जाओ लो। तो वो कहने का लकड़ी भी गाड़ दोगे तो वो पेड़ हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। और ये पता नहीं कि ठाकुर जी क्या कर पाए, ये कई सारे हद तक अगर आप जाओगे तो ये सच भी है। तो मैंने जहां पर कोई बिल्कुल जिस पेड़ पे पत्ते भी नहीं बचे, जिसकी जड़ में कोई थोड़ा बहुत कुछ होगा तंत्र अगर तो लगे हैं, आज तक कभी कोई पौधा सूखा नहीं है। तो बस मेरा यही प्रार्थना है कि आसपास के गाँवों की बात करूं या आसपास देश में जहां भी दुनिया में जा रहा हूं, या मतलब मेरा सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो मुझे ये लगता है कि लोग ऐसा मोटिवेट करते हैं आपको। बहुत सारे उदाहरण ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन गाँवों के गाँव बदल गए, गाँव के गाँव। मैं राजस्थान के नागौर जिले के बड़ू गाँव की बात करूँ, दौसा जिले के सैंथल की बात करूँ, या दूसरे राज्यों की बात करूँ, दूसरे बाहर की बात करूँ, या लोगों ने अपने आप को विदेशों में जहाँ जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ लोगों ने अपने आप को बदला है। गाँव के गाँव बदल गए, गाँव के गाँव। मेरे गाँव में मेरे बचपन में जहाँ पर मैं अमरूद या आम की बात करूँ तो कोई एक आध पौधा आसपास के गाँव में होता था, तो बड़ी उपलब्धि मानते थे कि आज रामायण का पाठ है तो आम के पौधे वहाँ पूजा के लिए लेके आइए जा करके। आज मेरे गांव में आप देखिए 1.5 लाख तो फ्रूट प्लांट मेरे ग्रामवासियों ने लगाए हैं। तो वो एक तरह से मुझ पर एहसान नहीं किया, उन्होंने बड़ी कृपा की उन लोगों ने। तो 1.5 लाख फ्रूट प्लांट लगाए हैं, तो आज उनके अमरूद के ट्रकों के ट्रक उतर रहे हैं। अच्छा, पहले होते थे कि नहीं इस क्षेत्र में फ्रूट, या अभी एकदम से? नहीं, जो बाहर से हमारे यहाँ देखो, बनास नदी के किनारे पर हम बनास की कोख से पले बड़े हैं। बनास ने हमें पाला पोसा है। आज ये और बात है कि वो अपने अस्तित्व को लेकर के संकट से जूझ रही है, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, नपुंसक नहीं है, हम लोग लड़ रहे हैं बराबर जो भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन उसी बनास ने मीठे खरबूजे से पूरी दुनिया को लुभाया है। वहाँ लाल मिर्च होती थी, वहाँ पर तरबूज होता था, तो वो पाड़े पर कभी ऊंट लड्डे पर, ये मेरे बचपन में वहाँ पर आते थे। अभी वो जो बीज था असली वो थोड़ा गायब है। तो ये चीज़ें तो नहीं होती थी, आम नहीं होता था वहाँ पर, अमरूद नहीं होता था वहाँ पर। माधोपुर में होता था, हमारे माधोपुर में, वहाँ पर अभी भी होता है, लेकिन लांबा बेल्ट में आसपास के गाँव में, मेरे टोंक जिले में आसपास नहीं होता था। अभी आप जाकर के देखेंगे तो मतलब आपको आनंद आएगा। अब आप बता ही रहे हैं ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं, और ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं। और इस बार अभी आने वाले सालों में आप देखेंगे तो आपको कुछ और भी ऐसा देखने को मिलेगा। मेरा स्वभाव नहीं है कुछ बताना कहना, लेकिन आपका काम पता लगता रहेगा। लेकिन आपको मैं चुनौती देता हूँ, मैं सॉरी है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, कई मंत्रियों की टाट में बाढ़ नहीं है ना, जितने कई सारे वन मंत्रियों के, उनसे ज्यादा पेट धरती पर हमारे लहरा रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ रूप से लहरा रहे हैं, बिना किसी प्रोजेक्ट के, बिना किसी अनुदान के। देखिए, जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं तो थोड़ी तल्खी आपकी बातों में आ भी जाती है, और होनी भी चाहिए, इतना सूट करता है। डॉक्टर रचना, हम सिंगापुर जैसे उदाहरण देखते हैं, प्रकृति नहीं थी, प्रकृति खड़ी कर दी, बड़ा शहर,
इतने बड़े शहर में आप बीच में देखते हैं कि जंगल का जंगल आपको शहर के बीच में दिखाई देता है। लेकिन दिल्ली कुछ प्रयास कुछ हद तक हुए, या हमारे जो बढ़ते हुए शहर हैं वो कंक्रीट ज़्यादा होते जा रहे हैं बनिस्बत इसके कि हम कुदरत को भी साथ में लेकर चलें। आपको लगता है कुछ सीखना चाहिए, या कुछ कमी हमको लग रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जा रहे हैं लेकिन प्रकृति को बैलेंस करने में चूक जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विष्णु जी से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, मैं भी एक पौधा चोर हूँ और जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं पौधा चुरा लेती हूँ। नुकसान नहीं पहुँचाती, उसको मैं घर लेकर आती हूँ, उसके फिर मैं 1 के 100 बना लेती हूँ। तो ये मेरा इत्तेफाक है कि इनके साथ में कि मैं भी एक पौधा चोर हूँ। रही बात सिंगापुर की, तो सिंगापुर की एक बार एक ये स्थिति थी एक बार कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था और वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बार वहाँ पे टैक्स लगाया, एरिया टैक्स लगाया कि वहाँ पे जो वाहन हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया से ना गुजरें मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, और वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत कंट्रोल हुआ था। एक पुरानी केस स्टडी है जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं हर बार जब भी हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में मुझे लगता है बहुत हरियाली है। जब कभी मैं दिल्ली से बाहर जाती हूँ मैं देखती हूँ कि दिल्ली में बहुत हरियाली है, लेकिन ये भी सच किसी से छुपा नहीं है कि हर दिन हज़ारों नई गाड़ियाँ, हर दिन लाखों नए लोग दिल्ली के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोशिश भी करती है कि हम हरियाली बढ़ाएं या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, उसको बेहतर बनाएं, तो कहीं ना कहीं वो जो कोशिश है वो विफल हो जाती है, क्योंकि हम लोग आना नहीं छोड़ रहे, हम लगातार दिल्ली में को बड़ा करते चले जा रहे हैं, उसमें हम ऐड होते चले जा रहे हैं। तो कितना किया जाएगा? तो ये जो प्रयास है वो इंडिविजुअल लेवल पे हमें करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ये इतनी महत्वपूर्ण और दिलचस्प चर्चा रही है, आधे घंटे में समेटना तो बड़ा मुश्किल होता है इसको, लेकिन समय जो है उसकी सीमा है। पर आपने जो बात कही है उसी में अगर हम हाल के समय को देखें, भगवान ना करे ऐसा समय आए, लेकिन आपको याद होगा लॉकडाउन का समय आया कोविड के दौरान, और हमने देखा कुदरत जो है वो चकाचक हो गई। यानी कुदरत को कौन खराब कर रहा था? हम, आप। तो यदि हम थोड़ा कंट्रोल करें, और मैं जानता हूं कई जगह मजबूरी है, हम उतने जागरूक नहीं हैं, तो इसके प्रयास भी चल रहे हैं। अर्थ डे पर ये खास बातचीत थी। बहुत अच्छी बात ये रही कि ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर रचना ने आपको बताया कि किस तरह से वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं, प्रयोगशालाओं में भी इस पर चिंता जाहिर की जा रही है कि कैसे कुदरत को बचाया जाए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, खबरों का पल पल का अपडेट जारी है एक ब्रेक के बाद भी।